एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी। चैप्टर नेम इज एग्रीकल्चर। इससे पहले हम एक पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वो नहीं पता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। तो उतना मैंने उस पर कवर कर दिया है। अब हमें पढ़ना है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फार्म को प्रोडक्शन में इम्प्रूव करना, इंक्रीज़ करना। यानी आजकल जैसे कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो जो मतलब फूड होता है उसकी भी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो उसके लिए फूड को बनाने के लिए, जैसे आप दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, वो पहले फार्म में ही तो उगता है। तो पहले उस फार्म को बड़ा करना होगा, फार्म के में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज लानी होंगी, तभी तो वो काम करेगा। तो वही होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। वो काफ़ी वेज में हो सकता है, जैसे कि अगर आपने आपने जो जहाँ पे आप फार्म करते हो उसको एरिया को बड़ा कर दिया, ठीक है, जो नंबर ऑफ़ क्रॉप्स हैं तो वो ज़्यादा उगाने लगे। एक इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी आपने। इरिगेशन मतलब होता है खेतों में जो है ना पानी डालना, सिंचाई करना भी कहते हैं उसको, पानी डालना, उसकी फैसिलिटी लगाना। फर्टिलाइज़र्स और हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स लेना। फर्टिलाइज़र जो जैसे मैन्योर होता है, वो होता है नेचुरल फर्टिलाइज़र कहते हैं हम उसे ना, नेचर में नेचुरल होता है, वो फील्ड की या फिर जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। वैसे ही केमिकल ये आर्टिफिशियल होता है। तो फर्टिलाइज़र आना। और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का मतलब होता है ऐसे सीड्स जो कि बहुत ज़्यादा घने घने और अच्छे अच्छे पौधे या वीट या जो आपकी क्रॉप है वो उगाए। ठीक है, मैकेनिज़्म अच्छा करें, मतलब मशीनरीज लाएं, जैसे ट्रैक्टर हो गया वगैरह वगैरह, जिससे कि आप जल्दी और अच्छे से कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी बढ़ाए। फूड सिक्योरिटी देखिए यहाँ पे क्या होता है। फूड सिक्योरिटी मतलब होता है जब सभी लोगों को खाना अच्छा मिल रहा है, मतलब पेट भर का खाना मिल रहा है, और उसमें बहुत हाई न्यूट्रिशन या फिर जितने भी आपके शरीर को, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, उतना वो फूड प्रोवाइड कर रहा है, उसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। अगर सभी लोगों को फूड मतलब हेल्दी फूड मिल रहा है जिसमें न्यूट्रिशन हो या पेट भर का खाना मिल रहा हो, उसको हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी, है ना। फिर एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो एग्रीकल्चर काफ़ी सारी जगहों में डेवलप हो चुका है, काफ़ी कंट्रीज़ में डेवलप हुआ है। जैसे जैसे उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे एग्रीकल्चर जो है ना बढ़ता जा रहा है। कई लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने लगे हैं, वेयर क्रॉप्स आर grown ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। मतलब जहाँ पे छोटी लैंड पे क्रॉप मतलब फार्मिंग की जाती है अपने यूज़ के लिए, अपनी फैमिली के यूज़ के लिए, वो उसे कहते हैं सस्टेनेबल या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एक तरह से उन दोनों का मिक्सचर हो गया। ठीक है, फिर लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। जी, तो ये जो केसेस है ना, अब हम इससे हम पता लगाएंगे जो फार्म होते हैं इंडिया में और फार्म जो होते हैं यूएसए में, उनमें क्या डिफरेंस होता है, और उसकी मदद से हम क्या इंडिया के फार्म के बारे में जान सकते हैं। तो वैसे तो मैं कहूँ ये जो स्टोरी है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हो। चलिए मैं बोल देती हूँ। कुछ एक स्मॉल विलेज में, गाज़ीपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आदिलाबाद इन गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी यूपी की बात की गई है यहाँ पे। मुन्ना लाल एक बहुत स्मॉल फार्मर थे, मतलब छोटे हाइट में नहीं, मतलब छोटे लैंड पे कल्टीवेशन करने वाले वैसे, जिनके पास 1.5 हेक्टर की ज़मीन थी। उसका हाउस
एक बहुत ही मेन विलेज में पड़ता था, मतलब जहाँ पे अच्छे विलेज नहीं होते वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। एक विलेज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विलेज होता है, जैसे कि इंडिया के कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए। वैसे ही परचेज हाई यील्डिंग फील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, उसने हाई यील्डिंग फील्ड सीड्स खरीदे और वो हर साल एक हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स लेते ही है। तो द लैंड इज फर्टाइल, जो लैंड थी बहुत फर्टाइल थी उसके पास, और कम से कम वो एक साल में 2 क्रॉप्स उगाता था। नॉर्मली वीट या राइस या फिर पल्सेस, मतलब एक साल में 2 क्रॉप वो उगा लेता था, जो कॉमन क्रॉप होते हैं, मेन क्रॉप होते हैं ना, वो उगा लेता था। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, पल्सेस दाल वगैरह वगैरह हो गया, ये सब। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड, जो फार्मर था ना, वो जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, मुन्ना लाल के बारे में, वो जो फार्मर था वो अपनी एडवाइस लेता था अपने दोस्तों से या फिर उसके जो बड़े लोग होते हैं ना उनसे, थोड़े उनसे। एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट भी होती है एग्रीकल्चर की उनके विलेज में, वहाँ पे ऑफिसर होते हैं। और रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वो फार्मिंग प्रैक्टिस कैसे करें, अच्छी फार्मिंग कैसे लाएं, मतलब अच्छी फसल कैसे उगाएं, ये सब एडवाइस कैसे किससे लेते हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर से लेते हैं या अपने फ्रेंड से, और जो उनसे बड़े हैं लोग हैं उनसे भी लेते हैं। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट, वो ट्रैक्टर जो होता है ना वो रेंट पे लेता है अपने फील्ड को प्लो करने के लिए। कुछ फ्रेंड्स के द्वारा वो ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज़ करता है, यानी जैसे कि बुलक्स हो गए, उसको मतलब बफेलो वगैरह नहीं, वो पुल कराते हैं, जो यहाँ पे फिगर में दिया गया है, ये देखिए, इसकी मदद भी लेता है अपने फ्रेंड से। हाँ, तो वहाँ एज वेल एज वो ना ट्यूबवेल भी लेता है उसके नियर बाय फील्ड के लिए, जिसमें वो जो ट्यूबवेल है ना उसके फील्ड के पास लगा हुआ है, और वो रेंट लेकर उससे इरिगेशन करता है अपने फील्ड में। तो जो मुन्ना लाल है ना, उसके पास 2 बफेलो भी हैं और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। वो दूध बेचता है और वो कोऑपरेटिव स्टोर उसके नियर बाय टाउन में लोकेटेड है उसको, क्योंकि उसके पास कोई स्टोर करने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है, नहीं तो चूहे वगैरह का सब खा जाएंगे उनके, उसकी तो पूरे बर्बादी हो जाएगी मेहनत की, और पैसे भी नहीं मिलेंगे, है ना। इसलिए वो कोऑपरेटिव स्टोर में वो स्टोर कराता है, ठीक है, अपने हम जितना भी मिल्क हो गया, धान वगैरह जो भी है वो सब। फिर ही इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर है जो कि एडवाइस देता है, ये देखिए यहाँ लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइस। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, वो एडवाइस देती है कैसा मतलब क्या क्या खाना खिलाना चाहिए उन जानवरों को, जो कि जैसे कि मुन्ना लाल फॉर एग्जांपल उसने बफेलो पाली है, तो अच्छे दूध के लिए उसको बफेलो को क्या खाना खिलाना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स क्या लेने चाहिए, अपनी जो फसल वगैरह है उसको बचाने के लिए। आर्टिफिशियल से मतलब हो गया HIV वगैरह, ये सब क्या हो गया ना, आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सभी मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हेल्प करते हैं उसके अलग अलग फार्म एक्टिविटीज़ में। वो अपना प्रोडक्ट मंडी, देखिए वो हमेशा स्टोर नहीं करके रख सकते ना, तो अपने पास वाली मंडी में, वो एक मंडी है उसके पास में, वहाँ पे वो सेल कर देता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स डू नॉट हैव लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, अब वो पास में सेल कर देते हैं या फिर यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह पे यहाँ पे स्टोर देते हैं, है ना। और फिर काफ़ी आजकल अपना क्या हो रहा है, काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स में फार्मर्स की अब लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी अब नहीं हो रही है, पहले होती थी लेकिन अब नहीं हो रही है। अब वो जो अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं मार्केट में और कोई भी उनका अपोज नहीं करेगा, ठीक है। पहले ईयर्स में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, डेवलप किया है स्टोरेज फैसिलिटी को, इसलिए अब हम देखेंगे फार्म इन USA। अब देखिए फार्म
यूएसए का जो फार्म होता है उसका एवरेज साइज़ भी बहुत बड़ा होता है इंडिया के मुकाबले। तो मतलब अगर हमें यूएसए से इंडिया का फार्म कंपेयर करें तो इंडिया का फार्म ओनली 1.5 हेक्टर है और यूएसए का फार्म होता है 250 हेक्टर्स। अब जस्ट कंपेयर करिए, अगर सपोज़ इतना सा है इसका तो बहुत बड़ा होगा यूएसए का। तो जो फार्मर है, मेरे पे ये रहा, फार्मर जनरली मेजर क्रॉप्स उगाते हैं जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट। ये सब यूएसए में मेजर क्रॉप है और वो फार्मर ये उगाते हैं। ऐसे जैसे कि हमने इंडिया के फार्मर की स्टोरी सुनी थी, अब हम यूएसए के फार्मर की स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है जॉय हॉर्नर। अ फार्मर जो कि मिडवेस्ट यूएसए से है इन लोवा स्टेट owns 300 हेक्टर्स ऑफ लैंड। अब ये एवरेज था, अब ये 300 हेक्टर का लैंड है इसके पास। उसने कौन उगाया अपने फील्ड में, और उसने ये ध्यान दिया कि जो सॉइल है उसमें सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हों। ठीक है, जैसे कि वाटर ज़रूरत है ना क्रॉप की, इरिगेशन करना। तो अब देखिए इतने बड़े लैंड को कैसे करेंगे, तो यूएसए में हेलीकॉप्टर से इस तरह से पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स कह लो या फिर फर्टिलाइज़र या वाटर कह लो, ये सब हेलीकॉप्टर्स की वजह से पहुंचाया जाता है इतनी बड़ी बड़ी लैंड में। और टाइम टू टाइम ये सॉइल के सैंपल्स भेजते हैं लेबॉर्ट्री में, है ना, कि ये जो सॉइल है उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट है उसमें प्रेजेंट या नहीं है क्रॉप के लिए, ओके, जो उगाया जा रहा है। और वो देखिए फिर ना टाइम टू टाइम वहाँ उस पूरे 300 हेक्टर की ज़मीन पे सैटेलाइट्स घूमती रहती हैं और वो टाइम टू टाइम इमेजेस भेजती हैं लैंड की, कि लैंड में कोई कीड़ा तो नहीं है या लैंड में कोई किसी वीडीसाइड्स तो नहीं हो गया, मतलब अनवांटेड प्लांट तो नहीं हो गया जिससे हम वीडीसाइड डालें, ऐसे ऐसे चीज़ें होता है। अब देखिए कितना बड़ा लैंड में किस तरह से अपडेटेड मशीनरीज होती हैं, और वो जिसका हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसकी लैंड की, इसका नाम है जोए होरान। उसका नाम जोए, क्या पेस्टिसाइड भी हेलीकॉप्टर से बरसाया जाता है और जितना रिक्वायर होता है उतना बरसाता है। और वो ट्रैक्टर यूज़ करता है, सीड ड्रिल यूज़ करता है, लेवलर मतलब सॉइल को एक लेवल पे लाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेवलर उसको कहते हैं। हार्वेस्टर यूज़ करता है, थ्रेशर यूज़ करता है, और कई सारे एग्रीकल्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो इतनी मॉडर्न मशीन्स यूज़ करता है। और एक ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन अ ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज डिस्पैच टू मार्केट। उसके पास क्या है ना, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज है, उसमें ग्रेन स्टोर होता है, फिर उसके बाद उसको मार्केट एजेंसीज़ में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन। वो जो फार्मर होता है ना, एक, आप खुद ही इस स्टोरी से समझ गए होंगे कि जो फार्मर है वो कितना ज़्यादा एक ऐसा लगता है कि वो बड़ा सा बिजनेसमैन है। और ऐसे नहीं जैसे कि इंडिया में फार्मर बहुत मेहनत करके मजदूरी कैसे कैसे करते हैं, वैसे तो ये नहीं करते, वो एक बिजनेसमैन की तरह यूएसए के फार्मर वर्क करते हैं। अब आपको यूएसए और इंडिया के फार्म में डिफरेंस समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि इंडिया और यूएसए में डिफरेंस क्या है फार्मों का। तो जो फार्म होता है इंडिया का वो बहुत ही स्मॉल लैंड पे, मतलब 1.5 हेक्टेयर पे एग्रीकल्चर किया जाता है, और यूएसए में बड़े बड़े लैंड होते हैं, एवरेज होते हैं 250 हेक्टर, एवरेज बोल रही हूँ। हाँ, फिर वो जो इंडिया में होते हैं मैन्योर यूज़ किया जाता है इसमें। यूएसए में केमिकल फर्टिलाइज़र्स, मशीन्स, ये सब यूज़ की जाती हैं। और
जो इंडिया के जो फार्म होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स या फिर लेबरर यूज़ होते हैं, लेकिन यूएसए में मशीन्स के थ्रू यूज़ वो फार्मिंग करते हैं मशीन्स के थ्रू। फिर वो अपने, देखिए इंडिया में कई बार कैसे फार्मिंग होती है, सेल्फ कंजप्शन के, मतलब अपने लिए खुद के लिए फार्मिंग करते हैं। लेकिन ये जो यूएसए वाले होते हैं वो फार्मिंग इसलिए करते हैं जिससे वो मार्केट में अपना सामान बेच सकें। इंडिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, मतलब थोड़ी पुराने ज़माने की फार्मिंग है, बुलक कार्ट्स चला दिया ऐसे ऐसे। लेकिन यूएसए में मॉडर्न मेथड्स यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर्स, ऐसे हेलीकॉप्टर से बरसाना बड़ी बड़ी लैंड्स पे, ये होता है। तो अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है इंडिया और यूएसए के फार्म में। अब आपने ये पढ़ा था राइस वाला, प्लांटेशंस वाला, मेजर क्रॉप्स वाले, है ना। अब आपको उसमें सोचोगे याद करना कितना मुश्किल है, आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं एक टेबल, ये देखिए राइट साइड में आपको मैं दिखा देती हूँ, ये टेबल आपको देखनी है और इसके ज़रिए लर्न करना है। इसमें लिखा है मेजर क्रॉप्स और नेम ऑफ द क्रॉप्स। राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, वीट को मॉडरेट, कॉटन को हाई, जूट को हाई, कॉफ़ी को वार्म, टी को कूल। राइस को हाई रेनफॉल चाहिए होती है। सॉइल टाइप राइस के लिए एलुवियल या क्लेई सॉइल यूज़ होती है। कहाँ कहाँ ये राइस उगाया जाता है? चाइना और इंडिया, जापान और श्रीलंका में। वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है। और कंट्रीज़ कहाँ कहाँ उगाया जाता है? यूएसए, इंडिया, रशिया, अर्जेंटीना में। कॉटन को हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, ब्लैक और एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। कंट्रीज़ कहाँ कहाँ उगाई जाती है? चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और इजिप्ट और यूएसए में भी। जूट को हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। कहाँ उगाया जाता है? इंडिया और बांग्लादेश में। कॉफ़ी को वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, वेट रेनफॉल चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है? ब्राज़ील, इंडिया एंड कोलंबिया में। टी को कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई रेनफॉल चाहिए होती है। सॉइल कैसी चाहिए होती है? लोमी। कहाँ उगाया जाता है? इंडिया, केन्या, श्रीलंका और चाइना में उगाया जाता है। आई होप अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी लर्न कर सकते हैं। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको अगर समरी चाहिए मैं इसको समरी प्रोवाइड करूँगी। उसमें इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे जिसका डेफिनेशन भी पूरी अच्छी की तरह से होगी। साथ साथ वो टेबल भी आपको दिखा दी जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।